हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 17 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार में रहे बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका छतरपुर। बंदर डायमंड प्रोजेक्ट जो है वो छतरपुर जिले में है। अब क्या है, देखिए कि आज ही खनिज साधन मंत्री जो हैं आपके बृजेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने एक विभागीय बैठक ली जिसमें बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। अब ये जो छतरपुर जिले में स्थित ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर अनुमानित रूप से लगभग 364 हेक्टेयर क्षेत्र में 34.20 मिलियन कैरेट हीरों का भंडार है, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लागत लगभग 55,000 करोड़ रुपए की आंकी गई है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो नीलामी हुई थी उसमें उच्चतम बोली जो है वो एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है याद रखने वाला वो ये कि बंदर डायमंड प्रोजेक्ट जो है आपका वो किस जिले में है। कि ये खनिज और ऊर्जा संसाधन वाले पार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ये खनिज संसाधन के अंदर आता है। तो उसमें आपका मेन ये है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर स्थित है, आपके छतरपुर में। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे आरिफ बेग शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर आरिफ बेग शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? ठीक है, अब देखिए आरिफ बेग जो हैं वो एक नेता हैं भाजपा से, उन्होंने सांसद भी रहे हैं वो। तो उन्हीं की स्मृति में अभी 86वीं जयंती मनाई जा रही है। तो उसमें श्री शिवराज सिंह चौहान को आरिफ बेग शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री आरिफ बेग जी की 86वीं जयंती पर रविंद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभागों जो प्रतिभावान लोग हैं उनका सम्मान भी किया गया है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ पॉइंट जो याद रखने वाला है वो है आरिफ बेग शांति पुरस्कार मध्य प्रदेश में किसे प्रदान किया गया है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान को। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुरातत्व विभाग के द्वारा को खुदाई के दौरान 12वीं शताब्दी के परमार कालीन खजुराहो शैली के लगभग 250 मूर्तियां ग्राम राजापुर में मिली हैं। ग्राम राजापुर किस जिले में स्थित है? अब देखिए बात की जाए ग्राम राजापुर की, तो ये पहली बात तो आपको जो पॉइंट याद रखना है कि 12वीं शताब्दी जो है वहाँ परमार कालीन। तो देखिए अगर 12वीं शताब्दी की बात की जाए तो परमार वंश जो था वो आपका 12वीं शताब्दी के आसपास ही मालवा क्षेत्र पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो उन्हीं परमार कालीन जो मूर्तियां मिली हैं लगभग 250 के आसपास, वो मूर्तियां मिली हैं आपकी ग्राम राजापुर में। और ये ग्राम राजापुर जो है वो आपका स्थित है रतलाम जिले के अंदर। पॉइंट क्लियर है? कहाँ स्थित है ये आपका स्थित है रतलाम जिले में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने रतलाम जिले के ग्राम राजापुर माताजी में खुदाई के दौरान 12वीं शताब्दी के परमार कालीन खजुराहो शैली की लगभग 250 मूर्तियां मिली हैं और हर मूर्ति का अपना एक अलग ही महत्व है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ याद रखने वाली जो बात है वो क्या है आपकी कि 12वीं शताब्दी के परमार कालीन खजुराहो शैली की 250 मूर्तियां ग्राम राजापुर में पाई गई हैं और ये ग्राम राजापुर रतलाम जिले में स्थित है। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो भारतीय वन संरक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के अति सघन वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? अब यहां पर इसकी बात की जाए तो वृद्धि हुई है आपकी 2437 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, अब देखिए अभी आज ही के दिन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग की मीटिंग ली है, बैठक की है, और उसी में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र 2437 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2,43,700 हेक्टेयर वृद्धि होने पर वन समितियों और वन विभाग के प्रयासों की सराहना की है उन्होंने। साथ ही उन्होंने बताया है कि वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश में आपका सघन वन क्षेत्र जो था वो 4,239 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2019 में बढ़कर 6,676 वर्ग किलोमीटर हो गया है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट बात की जाए तो उन्होंने जो वन विभाग की अलग अलग योजनाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा की। तो उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 32 लघु वनोपज उत्पाद जो हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है और इन समर्थन मूल्यों की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो वन क्षेत्र में काम करने वाले वन कर्मी हैं और उनके आश्रित जो हैं, तो अगर वन कर्मियों की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बफर में सफ़र के अंतर्गत ये एक योजना है, मैंने आपको बताया भी था, ये जनवरी में शुरू हुई थी बफर एंड सफ़र योजना, जिसके अंतर्गत बफर जोन में दिन एवं रात्रि के समय में सफारी, हॉट एयर बलून और मचान आदि गतिविधियों को शुरू किया गया है। ठीक है। अब ये बफर में सफ़र मीन्स जो बफर जोन होता है आपका नेशनल पार्क या सेंचुरीज के अंदर, तो वहाँ पर भी डे नाइट जो आवागमन की परमिशन दी जाती है या मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है, उसी के अंतर्गत मतलब उसी की से रिलेटेड ये योजना है बफर में सफ़र। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि बाघ प्रदेश के बाद अभी देखिए मध्य प्रदेश जो है वो आपका टाइगर स्टेट बन चुका है, उसके साथ में ही 26% तेंदुओं की संख्या के साथ मतलब 26% जो है वो तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में, और उसी के साथ मध्य प्रदेश अब तेंदुआ प्रदेश भी बन चुका है। पॉइंट क्लियर है। तो मध्य प्रदेश अब तेंदुआ प्रदेश भी बन चुका है और भारत में तेंदुओं की संख्या जो है वो 12,852 है। साथ ही मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3,721 है। पॉइंट क्लियर है। संख्या याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3,721 है और मध्य प्रदेश अब तेंदुआ प्रदेश भी बन चुका है। तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है और मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी बन चुका है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद उन्होंने बात की है कि बैठक में बताया गया है कि 86 वन धन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए 25,000 हितग्राहियों को वर्ष भर रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। इसके बाद बांस की गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन के लिए 20 बांस क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इको पर्यटन जो है, तो इको पर्यटन के लिए लगभग 129 स्थलों का चयन किया गया है और यहाँ पर विभिन्न इको पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए वन समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। पॉइंट क्लियर है। आपको मेन जो याद रखना है वो मेन पॉइंट यही है कि 2437 जो है वो आपका वृद्धि हुई है अति सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में। पॉइंट क्लियर है। पहले कितने थे? 4,200 के लगभग, और अब 2,400 बढ़ करके 6,676 हो चुके हैं। टोटल कितने हो गए? 6,600 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात की जाए, अब हम यहाँ पर बात आई है वन विभाग और भारतीय वन सर्वेक्षण की, तो भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो ये आपका देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जिसके द्वारा हर 2 वर्ष में एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कहा जाता है। अब पहली रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहली वन स्थिति रिपोर्ट जो थी वो 1987 में आपकी प्रकाशित की गई थी। तो उस लिहाज से 2019 वाली जो रिपोर्ट है ये 16वीं रिपोर्ट हो गई। ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो याद रखेंगे 2019 में वन स्थिति रिपोर्ट कौन सी आई थी? 16वें नंबर की। इसके बाद बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 77,482.49 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। कितना है? 77,482। ये डेटा बिल्कुल याद रखेंगे,
मेंस एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है ये डेटा। ठीक, तो अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में एरिया के हिसाब से, तो लगभग 25% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में? लगभग 25.14 क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 308,245 ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जिसमें से लगभग 25% आपका वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। इसके बाद वनावरण की बात की जाए प्रतिशत के मामले में, तो पूरे देश में मिजोरम सबसे आगे है। मिजोरम पहले नंबर पे, जहां पर 85.41% वन आवरण या वन क्षेत्र पाया जाता है। के बाद बात की जाए वन क्षेत्रफल के मामले में, तो वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जहां पर 77,482 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र है। प्रतिशत के मामले में मिजोरम पहले नंबर पे है, क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। पॉइंट क्लियर है। अति सघन वन क्षेत्र की बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर, तो देखिए 6,259 जो है ये आपका इस रिपोर्ट जो है आपकी वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें मेंशन्ड है, और ये जो है आपका 417 ये उसमें मेंशन नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, तो ऐसे टोटल आपका हो गया 6,676 किलोमीटर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। ठीक, ये डेटा आपको याद रखना है, कितना है? 6,676 अति सघन वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात की जाए आपकी मध्यम सघन वन क्षेत्र की, तो ये हो जाता है आपका 30,270 और 4,071, टोटल हुआ आपका 34,341। कितना है? तो मध्यम सघन क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 34,341 वर्ग किलोमीटर आपका मध्यम सघन क्षेत्र है। अब जिलेवार अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो देखिए सबसे क्षेत्रफल के मामले में अगर जिलेवार देखा जाए तो अधिकतम क्षेत्रफल जो है वन का वो बालाघाट जिले में है, लगभग 4,932 किलोमीटर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? बालाघाट। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम है आपका उज्जैन में, कितना? 36 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों डेटा याद रखेंगे, यहाँ पर 4,932 और यहाँ पर 36। उज्जैन, बालाघाट। सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो बालाघाट। सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो उज्जैन। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद अगर प्रतिशत के मामले में बात की जाए तो प्रतिशत के मामले में बालाघाट ही पहले नंबर पे है 53% के साथ। बालाघाट में 53% वन क्षेत्र पाया जाता है, जो कि सबसे अधिकतम है मध्य प्रदेश में। उसके बाद उज्जैन जिले में सबसे कम पाया जाता है, जो कि 1 किलोमीटर से भी कम है, लगभग 0.59% आपका है न्यूनतम। कहां पर? उज्जैन में। तो प्रतिशत के मामले में 53% बालाघाट सबसे आगे, उज्जैन सबसे पीछे 0.59। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो हमने कल क्वेश्चन लिए थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे होमवर्क में, तो आज उनकी बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कल का कि मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पी बर्नार्ड फ्लेरिया ने। ठीक है, किसे पहला एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पी बर्नार्ड फ्लेरिया को। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए प्रथम विधानसभा जो मध्य प्रदेश में चली थी वो चली थी आपकी 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, से लेकर 5 मार्च 1957 तक आपकी पहली विधानसभा चली थी। और उसी समय पर आपके पी बर्नार्ड फ्लेरिया को मनोनीत किया गया था एज एन एंग्लो इंडियन सदस्य मध्य प्रदेश की विधानसभा में। पॉइंट क्लियर है। अब बात की जाए विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की, तो उनका जो मनोनयन किया जाता है वो आर्टिकल 333 के अंतर्गत, याद रखेंगे आर्टिकल कौन सा है? 333 के अंतर्गत अगर राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है, तो वो आर्टिकल 333 अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है विधानसभा में। पॉइंट क्लियर है। तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत पी बर्नार्ड फ्लेरिया को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में मनोनीत किया गया था। पॉइंट क्लियर है। ये दूसरी विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे। पॉइंट क्लियर है। तो पहली विधानसभा में भी ये सदस्य थे और दूसरी विधानसभा में भी ये सदस्य थे। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
बात की जाए आर्टिकल की तो ये आता है 243 टा के अंदर। पॉइंट क्लियर है? 243 टा के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात की जाए उसको हटाने की कि कैसे हटाया जाएगा। तो जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से आपका जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित की गई है। मतलब जिस तरीके से उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, मतलब आपका जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, तो उसको हटाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। याद रखेंगे इसको। आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 243 ट के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। पॉइंट क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। तो देखिए, कल का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में डकैत फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पॉइंट क्लियर है? तो आप ये दोनों क्वेश्चन, पहला कि डकैत फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय पे मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, और दूसरा मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थे। पॉइंट क्लियर है? चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।